हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशुतोष और आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जो आपको आश्चर्यचकित करेगी, निराश करेगी, लेकिन इंस्पायर किए बिना नहीं छोड़ेगी। विकास, जिसने अपनी 10वीं और 12वीं की क्लास में हाईएस्ट मार्क्स पाकर बिहार बोर्ड टॉप किया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही था। तो आइए आगे की कहानी हम विकास से सुनते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम विकास से विकास की ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विकास कैसे हो? हम ठीक हैं, बहुत बढ़िया हैं। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब ठीक है। तो ट्रांसप्लांट लाइफ बढ़िया चल रही है आपकी? हाँ, ट्रांसप्लांट लाइफ एकदम बढ़िया चल रहा है। मैं कुछ दवाएं खा रहा हूँ, साफ़ सफाई का ध्यान रख रहा हूँ, अपने साफ़ सफाई का, आस पड़ोस के साफ़ सफाई का ध्यान रख रहा हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा विकास, मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा, क्योंकि आप यंग हैं, तो थोड़ा सा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैं बिहार के एक रूरल एरिया से आता हूँ। वहाँ पे डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ था। वहाँ वहाँ पे बिहार बोर्ड से ही मैं 10th और 12th पास किया था, अच्छे मार्क्स से पास किया था। फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे प्रिपरेशन करने लगा। थोड़े टाइम के बाद मुझे कुछ सिम्टम्स दिखने लगे, मैं बीमार पड़ने लगा। फिर पढ़ने लिखने को छोड़ के मुझे हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा। तो आप जो है कि बिहार बोर्ड टॉपर रहे हैं, फिर उसके बाद आप दिल्ली चले गए थे प्रिपरेशन के लिए, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, मुझे जनरली साइंस में बहुत दिलचस्पी था। फिज़िक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं फ़िज़िक्स से ग्रेजुएट हुई हूँ, तो इस कारण से मैं इंजीनियरिंग भी चुना था। लेकिन जब प्रिपरेशन कर रहा था उसी समय मैं बीमार पड़ गया और उस सब को छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो आपको, जब आप दिल्ली में थे, तब आपको वहाँ पर सिम्टम्स दिखे थे इस बीमारी से रिलेटेड। हाँ, तो अच्छा, अगर आप सिम्टम्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो कौन से जो कॉमन सिम्टम्स थे जो आपने देखे थे अपने अंदर, या जिससे आपको लगा कि हाँ कुछ परेशानी वाली बात है? मुझे जो बेसिक सिम्टम्स सबसे पहले आने लगे थे वो था एकदम से थकावट बहुत रहता था। कभी कभार वोमिटिंग हो जाता था, सिर में पीछे दर्द रहता था। ये कुछ सिम्टम्स हैं। और यूरिन बार बार होता था। मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता, काफ़ी समय तक इग्नोर किया। जब वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगा तो फिर मैं डॉक्टर की तरफ रुख किया। वहाँ से हॉस्पिटल जाना आना लगा रहा। तो जब आप पहली बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया था? जब हम पहली बार डॉक्टर के पास गए उस समय मेरा क्रिएटिनिन जांच कराने पर 3.5 था और मुझे पता नहीं था कि उतना में किडनी ख़राब भी हो जाता है। तो डॉक्टर कुछ बेसिक टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, क्रिएटिनिन का, टीएलसी, मतलब ये जो भी सीबीसी होता है, जितने ब्लड टेस्ट होता है सब कराएं। और अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि मेरा किडनी श्रिंक हो रहा है और सारे रिपोर्ट बता रहे थे हीमोग्लोबिन कम था, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। इससे पता चल रहा था कि मेरा किडनी ख़राब है। तो डॉक्टर ने मुझे उसी समय बोला कि तुम्हारा किडनी ख़राब हो रहा है, तुम्हें रेफ़र कर दिया जाता है, पटना मुझे भेज दिया गया। आईजीआईएमएस में कुछ दिन रहा, लेकिन वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल का, ये जो भी वहाँ का व्यवस्था है उससे संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैं घर चला गया, लोगों से पता चला लखनऊ के पीजीआई के बारे में, जीपीजीआई के बारे में। फिर मैं यहाँ। तो फिर आप यहाँ पर आए, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल दिया था कि क्या आपको किडनी की बीमारी है या किडनी फेलियर है? क्या बताया था आपको डॉक्टर ने? हाँ, वहाँ पे बताया कि तुम्हारा किडनी फेल है। ये जो सिम्टम्स है वो डायरेक्ट किडनी के फेलियर से ही मैच कर रहे थे। तो मुझे डायरेक्ट देख के ही बता दिया कि तुम्हारा किडनी फेल हो गया है, फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, कि इसी कारण से क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिन बार बार हो रहा है, यूरिन में फॉग बन रहा है। और उस टाइम आपका क्रेटनिन क्या था? पहली बार मेरा क्रिएटिनिन जो था उस समय 3.5 था और बीपी जो है 180/120 था, काफ़ी ज़्यादा था। डॉक्टर भी शौक में था कि इतना बीपी कैसे हो सकता है। तो आपको क्रेटनिन के बारे में कुछ नॉलेज थी उस टाइम? नहीं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। ये ब्लड टेस्ट क्या होता है मैंने कभी कराया भी नहीं था, ये सब नहीं पता था। और किडनी फेलियर भी क्या होता है ये सब नहीं पता था। क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट थे उस टाइम, हाँ, आपकी एज क्या रही होगी? उस समय मेरा एज 21 था। मैं खेलता कूदता था, पढ़ना लिखना जानता था, यही करता था। और अचानक से ऐसा कुछ हो गया आपके साथ। तो फिर जब आप पीजीआई में आए तो यहाँ पर फिर से जब आपका ब्लड टेस्ट हुआ होगा,
तो यहाँ पे फिर डॉक्टर ने आपको फाइनली क्या बताया था? यहाँ पे काफ़ी प्रोसेस लंबे समय के बाद जब मेरा नंबर लगा, रजिस्ट्रेशन हुआ, दिखाने गया तो बेसिक जो जाँचें होती हैं वो कराएँ, और बेसिक जाँच कराने के बाद भी यही पता चला कि यहाँ तुम्हारा किडनी ख़राब हो गया है। मुझे पता था कि एक किडनी ख़राब हो सकता है, दूसरा तो बचा हुआ होगा, लेकिन पता चला कि जब किडनी ख़राब होता है तो दोनों एक साथ ख़राब होते हैं। तब मुझे और शौक लगा कि यार ये दोनों फंक्शन कैसे नहीं कर रहा है। तब मुझे डायलिसिस के लिए बोला गया कि डायलिसिस पे जाना होगा, ये सब कुछ बातें बताई। और उस टाइम आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स में से कौन-कौन थे? पूरा परिवार मौजूद था? कौन लोग थे? उस समय मैं कुछ मेरे भैया थे, मेरे एक जानने वाले थे, 2-3 लोगों के साथ लखनऊ में आया था। लेकिन घर वाले बहुत परेशान थे, काफ़ी रो रो रहे थे। गाँव में जो एक रूरल फैमिली से आता ये रूरल एरिया से आता है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है, उसको किडनी फेलियर के बारे में पता चला, जिसके ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 20 लाख 25 लाख होता है। तो ये बहुत बड़ा सदमा होता है किसी भी परिवार के लिए, और डायलिसिस ये सब जान के तो एक गरीब परिवार सदमे में रहेगा ही। तो फिर डॉक्टर ने आपको कौन से ऑप्शंस दिए थे? जैसा कि बेसिकली मैं बता दूँ, अगर एक पेशेंट या एक व्यक्ति को जब उसके किडनी फेलियर का पता चलता है या डॉक्टर जब बताते हैं, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का। तो आपको भी यही ऑप्शन दिया गया होगा, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। हाँ, डायलिसिस करने का कई सारे तरीका है। डॉक्टर ने मुझे सबसे उसमें जो हीमोडायलिसिस होता है उसकी सलाह दी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है। हफ्ते में 2 बार 3 बार कराना होता है। एक पेरिटोनियल होता है और भी होते हैं। और चूँकि मैं यंग था तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि तुम ट्रांसप्लांट की ओर जाओ, किसी डोनर को खोजो। तो मैं जब डोनर को खोजा, मेरी मम्मी को ही बोला, तो मम्मी एक बार भी मना नहीं की, और वही राज़ी हो गई, और वही मुझे किडनी किडनी डोनेट भी किए। तो आपकी मदर आपकी डोनर बनी। हाँ, और ब्लड ग्रुप क्या था आप दोनों लोग का? मेरा ओ पॉजिटिव था, मेरी माँ का भी ओ पॉजिटिव था। ये संयोग की बात है, बहुत बड़ी संयोग की बात है। इससे मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का लगभग आधा कॉस्ट भी बच गया है, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो कहीं न कहीं आपको ऊपर वाला सपोर्ट भी कर रहा था, उसने परेशानी तो दी, लेकिन कहीं न कहीं वो साथ भी आपके बना रहा। क्योंकि ब्लड ग्रुप का मैच हो जाना काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। हाँ, हाँ, ब्लड ग्रुप मैच हो जाने पर ये जो कॉस्ट होता है ट्रांसप्लांट का कॉस्ट, ये जो प्लाज़्मा लगना होता है, ये सब बच जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट जर्नी तो एक बहुत बड़ा जर्नी होता ही है, फिर भी थोड़ा-सा रिलीफ़, फाइनेंशियल रिलीफ़ मिल जाता है इससे। तो जो डायलिसिस था, वो आप कितने सालों तक आपको डायलिसिस पे रखा गया था? हाँ, हम 14 महीने तक डायलिसिस पर रहे, कभी सप्ताह में 2 बार, कभी 3 बार, और सब जगह मुझे डायलिसिस सूट नहीं करता था, तो कुछ अच्छी जगह चुन के ही डायलिसिस कराता था। इसके लिए मैं लखनऊ के एसजीपीजीआई में रेगुलर रहने लगा, क्योंकि यहाँ जो डायलिसिस होता है, बढ़िया डायलिसिस होता है, और मुझे सूट कर रहा था। ये कुछ बात। आपका पानी कितना बढ़ा करता था? क्योंकि इसमें पानी फ़िल्टर हो नहीं पाता बॉडी से, तो वो कलेक्ट होता है, तो वो आपका कितना हो जाया करता था जब भी आप जाते थे डायलिसिस करवाने? ये एक बड़ी बात है कि डायलिसिस पर जाने के बाद यूरिन आना एकदम से बंद हो जाता है, और ये मैं कभी पानी कंट्रोल नहीं करता था, जिससे मेरा पानी 4 लीटर, साढ़े 4 लीटर रेगुलर बना बना रहता था। यहाँ के डॉक्टर मुझे डाँटते भी थे कि तुम्हारा हार्ट पे इसका प्रेशर पड़ेगा, हार्ट कमज़ोर हो जाएगा। जनरली जब पानी बढ़ता है तो वो हार्ट के पास जाता है और हार्ट को कमज़ोर करने लगता है। तो डॉक्टर इसके लिए बोलते हैं कि बहुत कम पानी पीने के लिए। फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता था, थोड़ा ज़्यादा गर्मी के दिनों में पी लेता था। अच्छा, तो ये इस तरह से आपका डायलिसिस। फिर ट्रांसप्लांट जब मदर ने डिसाइड किया, तो ट्रांसप्लांट में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आईं या आपको डायलिसिस के दौरान भी और कोई परेशानी आई? हाँ, डायलिसिस में हमारा बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो मुझे एक बार सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, पैर में पायोमाइसाइटिस हो करके इन्फेक्शन हो गया था। मैं काफ़ी दिन आईसीयू में, फिर जनरल वार्ड में ऐसे ही भर्ती रहा। तो ये डायलिसिस पर हमारा इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाता है। और तो फिर इन्फेक्शन आपको हो गया था काफ़ी हाँ, ज़्यादा? सीवियर इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा। तो जो है कि इतनी लंबी जर्नी रही डायलिसिस की, तो क्या आपको जैसे कि मानसिक जो एक होता है व्यक्ति कभी-कभी डिप्रेशन जैसी चीज़ों का भी उसी में शिकार हो जाता है, क्योंकि लगातार हॉस्पिटल जाते रहना, विज़िट करते रहना, इतनी कम एज में, जिस एज में लोग पढ़ाई-लिखाई या अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो उसको आपने कैसे अपने जो है कि पॉज़िटिविटी को कैसे मेंटेन रखा लाइफ़ में? डायलिसिस जो होता है काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है।
इससे हम लोग फाइनेंशियली, मेंटली और सब तरह से परेशान थे। डिप्रेस्ड होना तो एक बीमार व्यक्ति को ये वाजिब बात होता है, लेकिन जब परिवार वालों को साथ रहता है, दोस्तों को साथ रहता है, तो डिप्रेशन जो है थोड़ा बहुत हद तक कम हो जाता है और लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। फिर भी डायलिसिस पेनफुल होता है, तो लोग उतने खुल के नहीं जी पाते हैं, क्योंकि पानी नहीं पीना होता है, बहुत तरह की सावधानियाँ बरतनी होती है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो डायलिसिस में आपके साथ हमेशा कौन रहता था? डायलिसिस में मेरे साथ हमेशा मेरी माँ और मेरी बहन रहती थी। वो लोग ही मेरा हमेशा ख्याल रखती थी, मतलब डायलिसिस कराना जाना, एम्बुलेंस बुलाना, या फिर कहीं रात के टाइम में मैं बीमार पड़ गया वहाँ हॉस्पिटल लेके जाना, उन्हीं का काम था वो सब। और डायलिसिस की जो ड्यूरेशन होती है कुछ 4 से 5 घंटे की होती है, तो आप उस टाइम कैसे अपने आप को क्या किया करते थे? हाँ, ये डायलिसिस का जो टाइमिंग होता है 5 घंटे 4 घंटे होता है, उस समय मैं बस एक बीमार व्यक्ति की तरह पड़ा रहता था। लेकिन ज़्यादातर मैं मूवी और कुछ स्पोर्ट्स देखा करता था, जिससे मुझे रिलीफ मिलता था, पता ही नहीं चलता था टाइम स्पेंड होने। तो आप कोई ना कोई बहाना खोज लेते थे खुद को खुश रखने का, मनोरंजन करने का। हाँ, हाँ, बहुत सारे ऑडियो बुक हैं, आप वो सुन सकते हैं डायलिसिस टाइम में। बहुत सारे मोटिवेशनल ऑडियो बुक हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल हैं। वो ऑडियो बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन सब चीज़ों से ऊपर। तो ये एक सजेशन है हमारे व्यूवर्स के लिए, जो इस तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं या जिनके परिवार में कोई है, तो वो बहाना खोजते रहें खुद को खुश रखने का, मनोरंजन करने का। नहीं, बहुत सही सलाह आपने दी है। तो ट्रांसप्लांट जब आपका हुआ, तो उसके बाद फिर क्या प्रिकॉशंस होते हैं, या ये लाइफ फिर कितनी अलग हो जाती है आपकी एक नॉर्मल लाइफ से? ट्रांसप्लांट के बाद ना हर व्यक्ति को एक इम्यूनो सेप्रेसिव ड्रग चलता है, जैसे वाइसलोन, कुछ बेसिक दवाइयाँ होती है, उससे हमारा इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो हमें हमेशा सावधानी बरतनी होती है, मास्क थोड़ा बहुत लगाना होता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, फ्रेश खाना खाना होता है, और फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद इतनी सावधानी तो रखना होता है, लेकिन लाइफ जो है नॉर्मल हो जाता है। आप सब कुछ सावधानी रखेंगे तो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, सब चीज़ आप कर सकते हैं, खेल कूद, पढ़ना लिखना, एक आपके पास हेल्दी समय होता है जिसमें आप हर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान मतलब कि नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है वो ट्रांसप्लांट के बाद। हाँ, बस अगर वो अपनी चीज़ों को ढंग ठीक से जो है कि चीज़ों का ख़्याल रखे। और मेडिसिन का क्या होता है प्रोसेस, मतलब कि मेडिसिन क्या आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती है या किस तरह से? थोड़ा-सा मेडिसिन के बारे में, और मेडिसिन का खर्चा कितना आता है ट्रांसप्लांट के बाद? हाँ, ये जो ट्रांसप्लांट की दवाएँ होती है, इम्यूनोसप्रेसिव होता है, ये लाइफ लॉन्ग खाना होता है। बाकी ये जो मेडिसिन होता है, ट्रांसप्लांट की दवाएँ, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग तरह का चलता है, तो ये कॉस्टली होता है और ये हमेशा और लंबे समय तक लेना होता है। आगे समय में ये इनका डोज़ कम हो जाता है, लेकिन दवाएँ हमेशा चलती हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होता है, ये ध्यान रखना। जो लाइफ को लेके नज़रिया है आपका, जो पहले था और ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें देखी बहुत ही कम उम्र में, तो वो अब लाइफ को लेके क्या रहता है? हाँ, लाइफ जो है हमेशा उतार-चढ़ाव से भरा रहता है। कल मैं बीमार था, आज मैं स्वस्थ हूँ, दवाएँ खा रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। तो चीज़ें हमेशा लाइफ में एक जैसी नहीं रहती हैं। कभी आप खुश हैं, तो कभी आपको दुखी भी मिलेगा। इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, लोगों से तुलना नहीं करना है। जो स्वस्थ हैं, उनकी बात अलग है, हम बीमार पेशेंट के लिए अलग बात हो जाता है। तो कभी किसी चीज़ से तुलना नहीं करना है, खुश रहने का बहाना ढूँढना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्रकृति ही एक खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को खो सकते हैं। बस तुलना करने जाइएगा, लोगों से कंपेयर करिएगा, तो एक सैडनेस और निराशा ही लगेगा। बाकी लाइफ में तो उतार-चढ़ाव लगा ही रहता है। तो विकास, अ, आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब आप एक नॉर्मल लाइफ भी लीड कर रहे हैं, तो अब आपका क्या प्लान है? मेरे ट्रांसप्लांट का 14 महीना हो गया है। अब डॉक्टर ने बताया है कि आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नॉर्मल लाइफ जैसे कोई शादी का उम्र है तो शादी कर सकता है, अगर लड़की मिल जाए, या फिर अपना पढ़ना लिखना है, या फिर अपना काम करना है, वो सब कम कर सकते हैं। साल भर बहुत होता है, आप सावधानी बरत लिए। अब आप नॉर्मल लाइफ अपने जो भी स्किल जनरेट किया या सीखा है, उस तरफ आप जा सकते हैं। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको थोड़ा बहुत कमाना भी होता है। तो आज जैसा कि बता रहे थे कि आप बिजनेस भी कोई अपना स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं एक छोटा-सा स्टार्टअप बिज़नेस शुरू किया हूँ, बहुत छोटा-सा है।
लेकिन खुश हूँ, जो भी है 2-4 लोगों से इंटरेक्शन होता है, अलग-अलग लोगों से होता है, कोई अच्छे लोग, कोई सब तरह के लोग होते हैं, उसमें मैं खुश हूँ। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ, अभी लाइफ बढ़िया है। तो लास्ट क्वेश्चन आप व्यूवर्स के लिए फिर से, जो इस जर्नी से गुजर रहे हैं या जिनके परिवार में कोई मेंबर है, तो उनको कोई सजेशन देना चाहेंगे कि इतनी लंबी जर्नी है, काफ़ी पेनफुल होगी, कई सारी परीक्षाएं होंगी, फाइनेंस की दिक्कत होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप में खटाहट आएगी, तो इंसान को कैसे इस जर्नी से गुजरना है? हम तो यही बताएँ कि जितने समय मिला हुआ है, उसमें आप चाहें कि हमेशा खुश रहें। कितना समय है किसी को नहीं पता है। जो जो समय मिला हुआ है, अच्छे व्यवहार लोगों से बनाएँ। अच्छे व्यवहार बनाने पर जब आप मुसीबत में रहेंगे तो बहुत लोग हैं यहाँ पे जो आपको सपोर्ट करेंगे। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो तब दिखेंगे जब आप अच्छाई बाहर दिखाएँगे, तो अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। जो समय है उसमें आप खुश रहना सीखिए। सही चीज़ है उनको अपनाइए। यहाँ पे बहुत सारे गलत चीज़ें हैं, उनको छोड़िए। जो समय है उसको एन्जॉय करिए। तो मतलब कि जो भी बचा है उसको एंजॉय करते हुए पेशेंस के साथ इस जर्नी को, इस डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को एक इंसान बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कवर कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।